part of spoken English. In the first one, as I just introduced each and everything in English, on that kind of thing, I would like to just say that I got some comment from my well-wishers as well as viewers also, because that conversation was completely held in English. Today, and personally I also realized कि अगर मैं स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहा हूँ तो बस सीखने और सिखाने वाली बात कर रहा हूँ, इसलिए यू वुड बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट आई एम गोइंग टू जस्ट यूज द मेथड ऑफ बाइलिंगुअल. Means I'm going to use both the languages for making you understand how to speak English correctly. Now in this regard, because I realized that कि जो मैं डिलीवर करना चाहता हूँ, जो मैं आपको देना चाहता हूँ, मेरे लेक्चर से अगर आपको नहीं मिल रहा तो it is going to be proved useless, my effort completely, and that I never ever want. So I'm just going to give each and everything by using both the languages, because I know how to speak Hindi as well as English also. So in this regard, I would just like to discuss about the sentences on that particular day. But one more important thing is that language. मैंने उस दिन भी कहा था कि इंग्लिश स्पीकिंग एक लैंग्वेज है, और अगर लैंग्वेज है तो हमें इसे समझना और सीखना है, बोलना है. इसके लिए वी शुड बी बेशर्म. मैं एक बेशर्म, शेमलेस वर्ड यूज कर रहा हूँ, नॉट इन अ नेगेटिव वे. आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट कि बेशर्म का मतलब है वी हैव टू जस्ट अवॉइड और हेजिटेशन. आप लोगों ने प्रैक्टिकली, मैं आपको बता दूं, आप जरूर पर्सनली रियलाइज करेंगे. एक छोटा बच्चा जब आप किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट करते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में आप जाते हैं, आपको और हमें बंगाली लैंग्वेज सीखने में कई महीने और साल लग जाते हैं. लेकिन देखना उस छोटे से बच्चे को, आप नोटिस करना, जब अपने नेबरहुड में अपने बच्चों के साथ खेलता है, वहां पे जो बच्चे जो बंगाली बोलने वाले होते हैं, देखना विद इन अ मंथ ओनली बच्चा बोलने लग जाता है टूटी फूटी लैंग्वेजेस. हाउ इट हैपेंस? क्योंकि उस बच्चे को शर्म नहीं आती, उस बच्चे में हेजिटेशन नहीं होती. वो बच्चा बोलना बस चाहता है कि हाँ बोलना है. इसीलिए मेरे इस बेशर्म वर्ड को आप डिफरेंट वे में कभी ना लें. मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी हेजिटेशन को अवॉइड करेंगे, पूरी प्योरिटी के साथ और सिंसियरिटी के साथ आप इसको नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे. तो ये जो बात है, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चीजें आप जब किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुनते हैं तो डेफिनेटली आपको रियलाइज होता है. क्या रियलाइज होता है? कि मुझे सारे आंसर पता है, और आप जानते भी हो. आपको ये भी लगता है कि मैं तो ऐसे बोलूंगा इसको. लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था कि आप किसी को इंग्लिश बोलते हुए जब सुनते हैं तो आपको लगता भी है, आप उसको समझते भी हैं, और आपको ये भी पता होता है कि हमें आंसर कैसे करना है. आप मन ही मन बोल लेते हैं, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तब वो क्या होता है? व्हाट हैपेंस एट दैट पर्टिकुलर टाइम? You just don't just feel comfortable for answering by speaking. This one is the thing only. What you need to do is this kind of hesitation should be rooted out. ये आप अपने मन से निकालेंगे और तभी सीख पाएंगे. और इसे बोलने के लिए, चूंकि वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश. इस रिगार्डिंग मैं आपको कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट सर्टेनली नो द सेंटेंसेस इन दिस वन, बिकॉज what kind of sentences do we use while talking to somebody else? Certainly it should be absolutely clear. In this regard, I'm going to just talk about few sentences. Those kind of sentences are going to play the very important role in speaking English. इस बारे में मैं आपको बता दूं कि बेसिकली अगर हम सेंटेंसेस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. आप इसमें देखेंगे जो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. जो बेसिक सेंटेंसेस है उसके बारे में मैं आपको बता दूं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड अफर्मेटिव. इट इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम. पॉजिटिव. इट इज ऑल्सो नोन बाय सम अदर नेम. assertive. It has the another name also, declarative. सेंटेंस. आप ध्यान रखना, आप इससे मैंने बता दिया. मैं अगर चाहता तो एक सेंटेंस का नेम लेकर भी आपको एक्सप्लेन कर सकता था, बट इफ यू आर जस्ट नोइंग दीज काइंड ऑफ ऑल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव्स आर पॉजिटिव, असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, ऑल दीज सेंटेंसेस आर द सेम. इट मींस यू शुड हैव द वेरी गुड नॉलेज अबाउट इट. इसलिए मैंने इसका नेम बताया है. सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव इसकी बात करते हैं ना, इट शोज, इट एक्सप्रेसेस द स्टेटमेंट, it gives the announcement, you can say. Means
this is the announcement or complete statement is called affirmative or declarative sentence. Declarative means declare करना, ये है। इसमें मैं आपको सेंटेंस दे के बताता हूं। सपोज he has done his work. Now it is said that it has been declared. This is the statement, and that's why you can say that this is such kind of sentence is declarative or affirmative or positive. इसमें मैं बता दूं, always assertive sentence always ends with a full stop, means period it is called, and it has been done. कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंसेस देख के भी हम अंदाजा लगा लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं किस टाइप का सेंटेंस हो सकता है। सेकंड वन, मैं चाहूंगा कि मैं जो बताऊं इसका कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। हो सकता है टाइम थोड़ा सा जरूर लगे, लेकिन अगर मैं बताऊं और आप तक मैं अपनी बातों को ना पहुंचा सकूं तो वो यूजलेस होगा। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारी चीजें क्लियर करता चलूं। सेकेंड सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटेरोगेटिव सिंपल सुनने से पता चल जाता है। इंटेरोगेट मीन्स आस्क क्वेश्चन, enquire. This is called interrogative. It means you put the question to somebody else. In this regard, I am going to just tell you that there are two kinds of interrogative also. Interrogative plus WH interrogative. मैं आपको ये भी सिर्फ कह सकता हूँ कि interrogative means interrogative. WH को मैं उसी में एक्सप्लेन कर सकता था, but these two kinds of sentences, as I told you, that interrogative and WH interrogative sentence always, if we talk about the answer, अगर हम आंसर की बात करें तो इंटरोगेटिव में आंसर सिर्फ yes और no में दिया जाता है, that is sufficient. एंड अगर हिंदी की सेंटेंसेस की, क्योंकि हमें हिंदी आती है, हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ऑलवेज स्टार्ट्स विद क्या से शुरू करते हैं, बट क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, लेकिन व्हाट का यूज हमें इसमें नहीं करना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें बोलना है तो फर्स्टली वी हैव टू यूज द हेल्पिंग वर्ब. Now, in the beginning of the sentence, we have to use the helping verb. Now, we will discuss about that is also called auxiliary verb. Now, in this regard, I am saying कि क्या से सेंटेंस बिगिन होगा वो इंटरोगेटिव होगा, इंग्लिश सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो मैं इसमें आपको बता दूं, मैंने ये सेंटेंस लिखा था, इसी को देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। Has he done his work? Question mark. मैं क्यों सेम सेंटेंसेस में लिख रहा हूं यहाँ पे? I could have just written the different sentence also, but I would just like to make the concept clear. That's why I'm writing the same sentence. He has done his work. वो अपना काम कर चुका है। और has he done his work? क्या उसने अपना काम कर लिया है? अब देखेंगे आप, यहाँ पे हमने जो has कर दिया, इसकी मीनिंग है क्या? What? It is not required to write down what. And there is the question mark in the end of the sentence also. Now, this is called interrogative sentence. In this regard, I'm just going to talk about the next sentence is also from the interrogative only, and that is called WH interrogative sentence. Now, when I'm talking about this sentence, जब मैं अगर इसकी बात कर रहा हूं तो देखना कितना सिंपल है। आप मेरे टिप्स पे ध्यान देना, आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ओनली यू नीड टू फोकस अ लिटिल बिट। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू जस्ट सी, सपोज आई एम गोइंग टू जस्ट कवर इट। व्हाट? WH, आई हैव कवर्ड इट। ओनली यू कैन सी इंटरोगेटिव सेंटेंस, इट मींस दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। व्हाट यू नीड टू डू, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू राइट डाउन WH just before helping verb, that would be the WH interrogative sentence. It means I have to just write down, where do you go to play? I have written this sentence. The difference between these two sentences, I am going to just clarify this one. Here, has he done his work? Now the next sentence is, where do you go to play? Very simple, WH. Although these things are the same. Do you go to play or where do you go to play? The difference, now I am just talking about, has he done his work? क्या उसने अपना काम कर लिया है? What would be the answer? Yes, no. That's what I'm saying. Interrogative sentence starts with helping verb, always starts with helping verb, and always answer requires in yes or no. Second one, ये अगर हम WH इंटरोगेटिव की बात करें तो इसमें एक्सप्लेनेशन देना होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। सपोज इट इज आस्क्ड WH इंटरोगेटिव, वेयर डू यू गो टू प्ले?
It means there is the explanation. It is required. The explanation is required. तुम खेलने कहाँ जाते हो? Very simple. कहाँ जाते हो? तो इसका मतलब हम yes और no में आंसर नहीं दे सकते. We have to just explain. We go to the playground to play cricket. To play. हम इस तरह से करना होगा, हमें explain करना होगा. तो बस आपने देखा कि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस से पहले हमने WH वर्ड यूज कर दिया तो वह सेंटेंस WH इंटरोगेटिव हो गया. इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है. हाँ, मुझे लगता है कि अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव में डिफरेंस क्या है ये समझ में जरूर आ गया होगा. यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन आंसर देने के तरीके दोनों के बिल्कुल डिफरेंट हैं. इसलिए आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना. मैं आपको नेक्स्ट सेंटेंस बताने जा रहा हूँ. बड़ा सिंपल जो सेंटेंस है मैं वो बताने जा रहा हूँ. In this one, now the third one is negative sentence. Negative sentence. Very simple sentence it is, I would like to say. वैसे मैं आपको अलग करके इसे समझा रहा हूँ, but it can be included in positive or declarative sentence also. The only the difference is कि जो हमने assertive sentence किया था, यहाँ पे negative means नकारात्मक means नहीं means not. इसमें not word यूज करना है and you must always take care of it that not is never ever used without helping verb. Certainly we have to use the helping verb also along with not. अब इसमें जो sentences होगा उसमें हम कैसे करेंगे. अगर इंग्लिश की बात करें, मैंने आपको सेंटेंस दिया था, पहले बताया था कि he has not done his work. Full stop. मैं आपको बता दूं, आप सोचेंगे कि मैं सेम सेंटेंस को दे रहा हूं ओनली टू शो द डिफरेंस कि क्या है इसमें डिफरेंट क्या है. He has done his work. We have already studied in assertive. Right now we have used only not in this one. The very simple thing क्या he has not done his work. उसने अपना काम नहीं किया है. वेरी सिंपल. यानी मना करना, नहीं करना, नहीं होने का बोध होना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. इफ यू आर saying that I have just not completed my work. If you are saying Rohan does not love to play cricket, it means it shows that this is negative sentence. Then the next one I am going to discuss, that is called imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence, very simple it is. We must certainly understand. If we are just going to read such kind of thing, it means in this one it is said that we are just going to say somebody else to do something directly. In this one I would like to say that no subject is used. You must keep in your mind कि जब कभी हम imperative sentence की बात करते हैं तो इसमें subject आता ही नहीं. इसका मतलब है कि at the place of subject only you is required and you is also not used. It is omitted. ये कहीं नजर नहीं आएगा क्योंकि ये फेस टू फेस बातें होती हैं. और मैं आपको बता दूं, इस तरह के सेंटेंसेस जनरली हम कंडक्ट करते हैं अपने घर में, ऑफिस में, मार्केट में, कहीं भी आप देखेंगे. इंपरेटिव सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. जैसा मैंने आपको कहा, बट इंपरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन ऑल्सो. इसके कहने का मतलब है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शनल होते हैं. उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, या तो सलाह दी जाती है, या फिर किसी काम को करने के लिए कहा जाता है, या फिर उसमें आदेश दिया जाता है, या फिर रिक्वेस्ट की जाती है. तो इस तरह के सेंसेस आप जब कभी बातें करेंगे इंग्लिश में तो आप ध्यान रखना कि इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं आएंगे, सीधे सीधे वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा. और अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस को भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से. लेकिन ध्यान रखना कि सीधे फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन इज जस्ट एक्सचेंज्ड और गिवन. इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू समवन एल्स टू डू समथिंग. इसमें आप देखेंगे जैसे कहा जाता है हेल्प मी प्लीज. दिस इज imperative sentence. Don't make a noise. Next one, if we talk about advice, go for a walk every day. Open the door. These kind of sentences are called
imperative sentence. It is very simple. You can never ever find the subject here because you use होना चाहिए था, बस हम आपके सामने बोल रहे हैं इसलिए that's why you is not required. You is omitted. इसमें omit किया गया है यानी है नहीं, and the sentence is complete in the sense itself. ये रहा हमारा imperative sentence. अब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा. आई एम गोइंग टू रब इट. यू कैन जस्ट, अगर समझने में कोई दिक्कत होगी तो आप तो कर लेंगे. आगे की चीजें मैं आपको बता देता हूं. जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लें. अब जब जो हम यहां पे बात कर रहे हैं इसमें मैं इसको रब कर रहा हूं. नाउ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. द नेक्स्ट वन इज exclamatory sentence. Exclamatory means, now I would just like to say that it is used, now I would like to just say it is used to just express the strong or strong and excess feelings and emotion. क्या सेंस निकलता है इसमें? इसमें निकलता है शॉक, हैप्पीनेस, इसमें निकलता है सरप्राइज. इस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं. मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि इसमें होता क्या है. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. इस बात का आप ध्यान रखेंगे. तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेम मीन्स आश्चर्य, विस्मय जिसको हम हिंदी में कहते हैं, विस्मय, और हिंदी में विस्मय आदि बोधक भी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसमें आप देखेंगे जो मैंने जैसे बताया कि इसमें स्ट्रॉन्ग और एक्सेस फीलिंग्स और इमोशन का बोध होता है. यानी हम अपनी भावनाओं को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, अपने शब्दों से क्लैरिफाई कर देते हैं किस तरह का सेंटेंस हो सकता है. नाउ इफ सपोज आई एम गोइंग टू जस्ट से दैट व्हाट अ नाइस ड्रेस. व्हाट अ नाइस ड्रेस. अगर मैं इस तरह से कहूं कि व्हाट अ नाइस ड्रेस, it means we are very surprised. Now if I am saying bravo, bravo, we have won the match. We have won the match. Suppose I am going to say bravo, we have won the match. Right now it means we are very happy. Bravo. Right now it is we can use here also hooray, we have won the match. Bravo, you have done well. Now you have done well. Oh, the king is no more. Now these kind of sentences are called exclamatory sentence. Means exclamation means आश्चर्य, विस्मय, खुशी, और एंगर भी इसमें शो होता है. इस तरह से ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. तो ये सेंटेंसेस हुए. मैं इसके बाद बस एक चीज बता देना चाहता हूं. मैं थोड़ा सा दो सेंटेंसेस को मिक्स्ड करने जा रहा हूं. दो सेंटेंसेस को मिक्स्ड कैसे मैं कर रहा हूं, अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस. वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव. वी हैव टू डू सच काइंड ऑफ थिंग. मीन्स व्हाट काइंड ऑफ, suppose interrogative, we know it very well that helping verb is used first, then not will also be used, then we have, that's why we have to just write down. अब हम बनाए तो कैसे, एक आपने समझ लिया. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ शब्दों का खेल है और प्लेसमेंट का खेल है. आपके लिए सबसे आसान इसमें यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये शब्दों का खेल है. इसमें किस तरह से करते हैं. नाउ अगर मैं आपसे कहता हूं कि आर यू नॉट गोइंग to see the film. Are you not going to see the film? क्या आप फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं. आप देखेंगे यहां क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया.
इस तरह से ये इन सेंटेंसेस की जरूरत बोलने में भी, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आप ध्यान रखना। आपको जरूर अजीब लग रहा होगा कि इतने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं। आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे वर्ड्स जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, बिकॉज आई एम कीपिंग इन माई माइंड द स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन एज वेल एज ग्रोन अप पीपल ऑल्सो। मैं इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि आप बिल्कुल फ्री होकर विद फैमिली बैठ जाएं, ताकि अपने इस बातों को एक सेंस कर सकें और एक दूसरे से आप बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप, यू हैव टू जस्ट एंजॉय इट विद ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर्स, ओनली देन यू कैन इंप्रूव योर फ्लुएंसी। आई होप, आई एम कंप्लीटली एंड डैम श्योर दैट यू आर गोइंग टू जस्ट लर्न समथिंग न्यू। इसमें तो आपने देखा कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हमने किया। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं साथ साथ ये माफ़ी भी मांगना चाहता हूं और क्रिटिसिज्म की भी मैं बात नहीं करना चाहूँगा। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, नॉलेज इज अनलिमिटेड, ईच एंड एवरीबडी इज हैविंग देयर ओन काइंड ऑफ हिज ओन काइंड ऑफ और हर ओन काइंड ऑफ नॉलेज। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं जो कुछ भी अपनी नॉलेज को शेयर आपसे कर रहा हूँ, तो जो आपको अच्छी लगे, जो आपको समझ में आए, जो आपको लगे कि सही है, वो सारी चीज़ें आपकी। और अगर किसी भी तरह से आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, या आपको पसंद नहीं आता है, तो मैं उसे बड़े हम्बलिटी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं अपने पास उन्हें वापस ले लेता हूं। मैं चाहूँगा कि मेरी जो अच्छी बातें हैं सिर्फ आप तक पहुँचे, आपको जो पसंद आए वो चीज़ मेरी, और जो पसंद आ गई वो बात आपकी। डेफिनेटली हमने आज सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप एक नई चीज जरूर महसूस करेंगे, और डेफिनेटली आपको बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। आप ईमानदारी से समय लेकर फ्री टाइम में, इसके लिए आपको अलग से टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आप इन बातों पे ध्यान देना कि आपको हेजिटेशन को रिमूव कर देना है और इस पे फोकस करना है। मैं आपको इतने आसानी से जो आप कर रहे हैं, जो मैं बताने जा रहा हूं और बताऊंगा, वो बड़ा सिस्टमेटिक वे में आपको कैटेगरिकली बताता चलूंगा। आप उन पे विशेष रूप से ध्यान देना, और आप कभी भी इसको रटने की कोशिश मत करना। सिर्फ जो मैंने शब्दों का खेल बताया है, प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स की बात की है, प्लेस बदल जाने से सेंटेंस बदल जाता है, उसके सेंस बदल जाते हैं। आप इन चीजों पे ध्यान देंगे, और बाकी हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश। हम फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद का वीडियो हम आपको जरूर शेयर करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। आई होप यू आर एंजॉइंग इट, और डेफिनेटली यू विल बी जस्ट बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच।